दोस्तों, जब मेरे अंकल मुझे अपने अरमान पूरी करने के सपने देखता था, उसकी नज़र हमेशा मुझ पर होती थी। उसे बस इंतज़ार था मौका मिलने का। जब मैं माँ से शिकायत करती तो वो कहती, तेरे अंकल ऐसे नहीं हैं, वे ऐसा घिरा हुआ काम नहीं कर सकता। मगर उस दिन जब मैं घर पर अकेली थी, तब मेरा अंकल मुझे अंदर बुला लिया और फिर उसने मेरे साथ लगातार 5 घंटे तक, और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अक्षा है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी 17 साल की है। दोस्तों, दुनिया को लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ और सभी मेरी खुशी से जला करते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और वक्त ने मुझे मेरी हकीकत दिखाता गया। आज शायद मेरे मुंह पर वह थप्पड़ लग गया था। तभी अचानक दरवाज़ा लगातार बज रहा था और मैं सोचकर परेशान हो रही थी कि माँ घर पर नहीं है तो मैं कैसे दरवाज़ा खोलूँ, क्योंकि अगर मैं दरवाजे के पास जाकर पूछती भी तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ता, क्योंकि दरवाजे पर तो मेरे अंकल ही हो गए। घर में माँ नहीं है। मैंने अंकल को घर नहीं बुलाना चाहती थी। शायद मैं सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ जो अपने अंकल के डर से ही लेकिन इसके घर में रहती थी, उस घर में बात भी तो नहीं कर सकती थी। इसीलिए दिल ही दिल ऊपर वाले के नाम लेकर दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर मेरे अंकल ही थे। अंकल ने मुझसे पूछा कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों हुई, लेकिन मैं अंकल को क्या जवाब देती। मैं दरवाज़ा बंद करके अंकल के पीछे पीछे सर झुकाए चल रही थी और दिल ही दिल प्रार्थना कर रही थी कि वे माँ के बारे में न पूछे। मगर सारी प्रार्थनाएं ऐसी ही अचानक स्वीकार तो नहीं होती। तभी मेरे अंकल ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, मम्मी को बोलो कि मेरे लिए खाना लेकर आए। कोई जवाब नहीं दिया, किचन की तरफ चली गई। वे रोज़ की तरह अपने टेबल पर बैठ गए। फिर मैं खाना लेकर उनके पास सामने रख दिया। मेरे अंकल ने पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। उनके सामने ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए उनके सामने खाना रखते ही अपने कमरे की तरफ चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बहुत डरी हुई थी और दिल में सोच रही थी कि वे खाना खाकर जल्दी से चले जाए माँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ देर बाद ही मुझे दरवाजे खोलने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद मुझे कुछ होश भी नहीं रहा। मेरी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। वे अपने माता पिता की इकलौती होने की वजह से बहुत लाडली भी थी। जहाँ तक मुझे माँ के बारे में पता था, वे बहुत प्यार में पड़ी थी। और शादी के बाद जब मैं पैदा हुई तो मेरे पैदा होने के 8 साल बाद मेरे पापा की मौत हो गई। मेरे एक अंकल ही थे और मेरे पापा ने मेरी माँ से अपनी पसंद से शादी की थी। इसीलिए मेरी माँ मजबूरन अपने माँ बाप के पास वापस आ गई। अपनी माँ के घर में ही पली थी। लेकिन जब 7 साल की हुई तो मेरी मम्मी अपने घर वापस आ गई, क्योंकि मेरे मामा भी इस दुनिया को छोड़ दिए थे और मेरी मामी जी बीमार रहने लगी थी। उस आदमी से शादी करने का मकसद यह था कि वे समझदार और सीधा साधा इंसान होगा। वे मुझे अपनी बेटी समझकर पाल ले और मेरा ख्याल रखेगा। मामी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरा ये अंकल मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी हर छोटी छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रखता था, क्योंकि मैंने अपना असली पापा को तो खो चुकी थी। इसीलिए मेरे लिए सब कुछ मेरे ही यही अंकल थे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और मेरे दिमाग में अंकल के नाम पर इस आदमी की शक्ल छप चुकी थी। लेकिन जब मैं 17 साल की हुई तो मुझे लगता था कि मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उस घर उस आदमी का एक जवान बेटा भी था। मेरा भाई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बातें हमेशा झूठी लगती थी। मैंने कभी माँ से इन बातों का जिक्र नहीं किया था। वैसे मेरे सौतेले भाई ने 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानता था। हमारे घर में एक तरफ आंगन में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जहाँ पर वह मेरा सौतेला भाई बच्चों को शाम के समय ट्यूशन पढ़ाया करता था। लेकिन उस कमरे में मुझे ये मेरी माँ को जाने की अनुमति नहीं थी। बचपन में भी मेरे भाई ने मुझे वहाँ ले जाकर नहीं पढ़ाया था, बल्कि मुझे अलग कमरे में ले जाकर पढ़ाता था। हमेशा उसका वहम यही होता था कि उन बच्चों के साथ इसलिए नहीं पढ़ाता है कि सबके साथ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकूँगा।
मुझे और मेरी माँ को तो वह उनकी मोहब्बत ही लगती थी। लेकिन एक दिन जब मैं किसी काम के लिए कमरे में गई तो सारे बच्चों की छुट्टी हो रही थी, लेकिन एक 13 साल की बच्ची को मेरे भाई ने रोक रखा था और वह रो रही थी और कह रही थी कि उसे घर जाना है, लेकिन मेरा भाई उसे जाने नहीं दे रहा था। उस समय मैं उधर ही खड़े होकर देखने लगी। न जाने की ताकत में मुझे वहाँ छुपाकर खड़े होने पर मजबूर किया हुआ था। फिर मेरा भाई उसको पकड़कर दूसरे कमरे में लेकर चले गया, तो मैं भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरा भाई उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जो कुछ मेरे दोस्त कर रही थी वह शायद सच ही कहती थी कि तुम्हारा भाई अच्छा इंसान नहीं है। मेरे दिल में अपने भाई के लिए नफ़रत होना शुरू हो गई, लेकिन मैं ये नफ़रत जाहिर नहीं कर सकती थी क्योंकि सबके लिए तो मेरा भाई एक अच्छा था। मेरी माँ के लिए तो वे बहुत ही अच्छा था क्योंकि एक तो वह उनका बेटा था और दूसरा उन्होंने मुझे अपनी बहन की तरह समझ रहा था और उसने मुझे एक भाई वाला प्यार दिया था। इसीलिए मेरी माँ अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन अब मैं चुपके से अपने भाई पर नज़र रखना शुरू कर दी। अब वे हर 2-4 दिन बाद किसी न किसी बच्ची को रोक कर रखते थे, लेकिन उसमें एक बात सोचने वाली थी कि छुट्टी के बाद वे हमेशा लड़कियों को ही रोकता था, लड़कों को क्यों नहीं रोकता था। बात शक से यकीन में बदलने लगी। लड़की रोती हुई कमरे से बाहर निकली तो मेरा शक में बदल गया। जो पहले हर वक्त अपने भाई के आगे पीछे फिरती रहती थी और उस तरह की फरमाइश और प्यार करती रहती थी, लेकिन उस दिन ये सब देखने के बाद मैंने उसके सामने जाना और उसे कोई फरमाइश करना ही छोड़ दिया था। उस तो शायद मेरे बदलते व्यवहार का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन मेरी माँ का इसका एहसास हो गया था क्योंकि मेरी माँ तो उससे भाई को अच्छा मानती थी। इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम अपने भाई के सीधे मुंह से बात ही नहीं कर सकती। मैं दबे हुए शब्दों में माँ को सारी बात बताई, लेकिन वे तो मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने मुझे डांट दिया, तुमने सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया, गलत बात होती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद तुम्हारे साथ भी तुम्हारा भाई कोई गलत करता, क्योंकि वे तुम्हारा सगा नहीं है, लेकिन फिर भी वे तुम्हें कितना ख्याल रखता है। तुम खुद से अंदाज़ा लगाओ कि क्या वे गलत हो सकता है। लेकिन वे देखा जाने वाला मंजर भी मेरे सामने चल रहा था, इसीलिए मैं सच झूठ और गलत सही के बीच में झूल रही थी। कभी मुझे लगता था कि वे मेरा भाई नहीं है, तो कभी लगता था कि जो मेरी माँ उसके बारे में कह रही है वे ठीक है। समय ऐसे ही गुजरता रहा और मेरे दिल में भाई के लिए नफ़रत बनती रही, जबकि माँ मुझे भाई से प्यार का सबक खोलकर पिलाती रही। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। मेरी हाइट मेरी उम्र से थोड़ा बड़ा था, इसीलिए मैं अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगती थी। इसीलिए माँ अब मुझे हमेशा दुपट्टा उड़ाकर स्कूल भेजा करती थी। वैसे भी मैं धार्मिक घराने से संबंध रखती थी। मेरा भाई मंदिर का पुजारी था और मेरी माँ भी धार्मिक थी। मुझे भी तो उन्हीं की तरह चलना था, लेकिन उसके साथ ही मेरी परेशानी बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी वैसे वैसे मेरे भाई की नज़र मुझ पर बढ़ने लगी और अब मुझे गंदी नज़र से देखने लगा था। उससे बचने के लिए मैं घर में ही दुपट्टा ओढ़ने लगी थी, फिर भाई के सामने जाने से भी डरने लगी थी। मैं तो पहले ही बहुत कम उसके सामने जाती थी और बहुत कम बात करती थी, लेकिन अब तो मैं ज़्यादा इस चीज़ से सावधान हो गई। कहा जाता है कि औरत नज़र भी पहचानती है, तो शायद मेरी माँ ने भी अपने बेटी की नज़र को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वे खुद भी हर वक्त मेरे आसपास ही रहती थी और उनकी कोशिश होती थी कि अपने भाई के सामने कम जाए। अब माँ जो मुझे हर वक्त भाई के प्यार और उसकी इज्जत का पाठ पढ़ाती रहती थी, अब वह खामोश रहने लगी थी। वे मुझे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि शायद उन्हें ये एहसास हो गया था कि मैं जो भी कहती थी वे सब कुछ सच था। ये आदमी नज़र कुछ आती है और हकीकत में कुछ और। कहने का तो भी मेरा भाई था, लेकिन जब एक बेटी अपने भाई के साथ ही खुद को सुरक्षित नहीं, तो फिर ऐसे रिश्ते की ज़रूरत ही क्या है। अब मेरी माँ को मेरी देखभाल भी करनी पड़ती थी, जिससे ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। अगर
माँ को मजबूरन कहीं जाना भी पड़ता तो वे ऐसे वक्त का इंतज़ार करती थी जब मेरा भाई घर में नहीं होता, या फिर मुझे भी साथ लेकर जाती, क्योंकि मोहल्ले में वह कहीं मुझे छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मोहल्ले वालों के लिए ये मेरा भाई एक देवता था। और वे लोग यही कहते थे कि मैं खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको ऐसा देवता भाई के रूप में मिला है। लोगों की नज़रों में वे एक सगे भाई से बढ़कर मोहब्बत करता था, लेकिन मैं घर में किन मुश्किलों का सामना करती थी ये बात कोई भी नहीं जानता था। अब तो मैं रात को भी अपने कमरे से अंदर बंद करके सोती थी, और हल्के से दरवाजे के खटकने पर भी मेरी आंख खुल जाती थी, मेरे रेंगटे खड़े हो जाते थे। तभी आधी रात को मुझे पानी की ज़रूरत होती तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती। ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब लोग ये कहते थे कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं उनका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए हमेशा हो जाती थी, चुप हो जाती थी। और अब तो मेरी माँ भी शायद अपने फैसले पर पछता रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि हर गुजरते दिन के साथ मेरी माँ पहले से ज़्यादा खामोश रहने लगी, और अक्सर मैं उसे चुपकर रोते हुए भी देखती थी। शायद उसे लगता था कि उस वक्त वह गलत फैसला लिया है, लेकिन अब जो फैसला ले लिया था उसको तो निभाना ही था। एक दिन हम सबको इस पर यकीन की मोहर लग गई जब मोहल्ले की एक औरत ने आकर मेरी माँ से शिकायत की। वह कल से अपनी बेटी को मेरे भाई के पास पढ़ने नहीं भेजेगी, क्योंकि उसकी बेटी के साथ मेरे भाई ने गलत हरकत की थी। मेरी माँ ने उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, बच्ची ने कुछ गलत समझ लिया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी गलत भी समझेगी होगी तभी भी मैं उसे नहीं भेजूंगी, क्योंकि वह यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। माँ को ये मालूम था कि वह औरत नहीं मानेगी, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि वे मेरे भाई से बात करेगी। तभी माँ ने दबे शब्दों में मेरे भाई से बात की। वे हर रात हमारे लिए कयामत की रात थी। जैसे ही मेरी माँ ने उससे बात की, तभी मेरे भाई ने सुनने के बजाय सफाई देने का बात मानने की वे मेरी माँ पर हाथ उठा दिया। मैं कमरे में छुपकर ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं सामने नहीं आ सकती थी और ना ही माँ को बचा सकती थी। फिर ये सिलसिला हर दिन का हो गया था। औरतों की बात कहाँ बचती। फिर उस औरत ने भी शायद आगे कुछ औरतों को ये सब कुछ बता दिया। इस तरह के बहुत सी औरतों ने अपनी बेटियों को मेरे भाई के पास भेजना बंद कर दिया। इस बात का गुस्सा मेरे भाई मेरी माँ पर निकालता जब भी कोई खबर मिलती कि आज एक औरत घर, एक लड़की उसके पास पढ़ने नहीं आएगी। उस रात मेरे भाई को मेरी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगता था, और फिर वे मेरी माँ को बहुत मारता था। माँ चुपचाप उसकी दरिंदगी को सहन करती, क्योंकि माँ इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर आज तक मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वे अब कभी भी मुझ पर हाथ उठा सकता था, या फिर दूसरी लड़कियों की तरह मेरे साथ भी गलत हरकत कर सकता था। लेकिन मजबूरी थी कि मुझे दुनिया के सामने उसे एक भाई की तरह ही पेश करना था, क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते थे कि वे मेरा सगा भाई नहीं है। लेकिन आज के दिन अचानक माँ को पड़ोस में जाना पड़ गया, क्योंकि पड़ोस वाली औरत बीमार हो गई है और उनके घर में कोई नहीं होता। आज उन्होंने ज़ोर से माँ को आवाज़ दी तो माँ तुरंत उनके घर चली गई। शायद वे कहीं चलते हुए गिर गई थी, जो कि काफ़ी बूढ़ी थी। हम सोचते थे कि उनका ख्याल रखें, और वही वक्त था जब मेरे भाई को घर में खाना खाने के लिए आना था। मैं प्रार्थना ही कर रही थी कि माँ जल्दी से वापस आ जाए और माँ के आने से पहले भाई ना आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरा भाई दरवाजे पर खड़ा था, और उसके बाद जब मैं उसे खाना देकर अपने कमरे में गई, फिर थोड़ी देर के बाद जब दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तो उस वक्त भी दरवाजे पर मेरा भाई ही खड़ा था। उस दरवाजे पर देखकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ, और उसकी सुनी हुई सारी बातें अब मुझे सच लगने लगी थी, और इतने सालों का खौफ मेरे सर पर सवार हो गया था। फिर इसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे जब दोबारा होश आया तो मेरी माँ मेरे पास बैठी थी। उनके चेहरे को देखकर लगा कि शायद उनको आने में देर हो गई थी।
फिर मैं उनसे कोई सवाल ना कर सकी। उस वक्त मुझे बुखार भी हो गया था। फिर मेरा बुखार इतना तेज हो गया था कि लगता था शायद ये बुखार मेरी जान लेकर ही जाएगा। मैंने एक नज़र अपनी माँ को देखा। वे चुप चुप कर रो रहे थे, लेकिन मेरे भाई को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे अपनी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त था। उसे लग रहा था जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मुझे लेकर कभी विद्या के पास तो कभी डॉक्टर के पास जाता था। उसी की जुबानी सारे मोहल्ले को मालूम हुआ कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि उसने जाकर मेरा नाम लेकर लोगों से प्रार्थना करवाई। इस तरह बहुत सी औरतें मेरी हालचाल पूछने आई थी और वे माँ से सवाल करती, कहती कि इसको क्या हुआ है, लेकिन मेरी माँ उनको क्या जवाब देती। अचानक क्या हुआ, मेरा बुखार की हद तक काम हुआ कि माँ मुझे बहुत अजीब सवाल करती रही। मुझे तो ये सवाल अजीब ही लग रहे थे, लेकिन उनके हर सवाल का जवाब मैं पूरी तसल्ली से दिया, जिससे माँ कुछ परेशान नज़र आने लगी। मुझे अजीब लगता कि इतनी अजीबो सवाल मुझसे क्यों कर रही है, और अब वे इतनी परेशान क्यों नज़र आने लगी। लेकिन उसके बाद माँ ने मेरी दिन रात देखभाल करना शुरू कर दी। वे दिन को तो मेरे साथ रहती थी, लेकिन अब रात को भी मेरे साथ सोती थी। जो अकेली रात को सोते हुए डरती थी, अब मैं भी बिल्कुल बेफिक्र होकर सोना शुरू कर दी थी। इस घटना को तकरीबन 1 महीना गुजर गया था, लेकिन इसके बाद मेरे भाई ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। तो किसी हद तक मेरी और मेरी माँ की परेशानियाँ कम हो गई थी। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक बार मेरा भाई रोज़ की तरह मंदिर के लिए चला गया और फिर पलट कर नहीं आया। वे छोटा सा इलाका था। जब अगले दिन मेरे भाई मंदिर में नहीं पहुंचा, तो लोग हमारे घर पर पूछने के लिए आए, लेकिन हमें तो खुद पता ही नहीं था। फिर जल्द ही ये बात पूरे इलाके में फैल गई। वहाँ के सभी लोग अपने अपने तौर पर मेरे भाई का पता लगाने शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं हो रहा था। और ये बात हैरत में डाल देने वाली थी, क्योंकि वे ऐसे बिना बिताए कहीं जाने वाला नहीं था, क्योंकि उसका कोई खंडन नहीं था, तो वे भला कहाँ जाएगा। और दुश्मन भी उसका कोई नहीं था, क्योंकि वे गलत कुछ करता भी था तो मासूम बच्चियों के साथ करता था, जो उसकी शिकायत दर्ज नहीं करवा सकती थी। ऐसे में उसका गायब हो जाना हैरत में डाल देने वाला था। वहाँ पर ये बात मेरे और मेरी माँ के लिए सुकून देने वाली थी, क्योंकि मैं घर में होते हुए हम खुद को असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन दुनिया को दिखाने को हमें भी उसकी गुमशुदगी पर परेशान नज़र आना था। लोगों ने अपने तौर पर बहुत मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ मालूम नहीं हो रहा था। इसीलिए इलाके में रहने वालों ने मेरी माँ से गुजारिश की कि वे उनको इजाज़त दे, ताकि वे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा सके। माँ चाहती तो नहीं थी कि वे इस घर में आए, लेकिन ये बात वे कर नहीं सकती थी, और वे जैसा भी था उनका बेटा था। इसीलिए माँ ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की इजाज़त दे दी। फिर सारा इलाका हमारा बहुत ख्याल रखता था, और ये सब कुछ इस इंसान की वजह से था, जिसे ये बात करते हुए भी शर्मिंदगी होती थी। तकरीबन 10 दिन के बाद मालूम हुआ कि मेरे भाई का पता चल गया है। मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ में और मेरी माँ भी थाने पहुँच गई, लेकिन मेरा भाई वहाँ जिस हालत में नज़र आ रहा था, उसे देखकर सभी हैरत में पड़ गए। कहाँ तो हर समय पैंट शर्ट पहनकर घूमता, और कहाँ वे धोती कुर्ता पहने हुए था, बाल बिखरे हुए और गले में चेन, जैसे कोई बहुत बड़ा बादशाह हो। क्योंकि इस तरह के हाल में देखकर किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वही पुजारी है। पुलिस ने कहा कि ये चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। गांव के लोग ये सुनकर हैरान परेशान रह गए कि वहाँ मंदिर में पुजारी बना फिरता है और यहाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ये बात किसी को यकीन नहीं हो रही थी कि वही मंदिर का पुजारी है, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से सब कुछ उगलवाने लगे कि क्या तुम वही पुजारी हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर वह अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा, जिसे सुनकर हम सब हैरान रह गए। उसने बताया कि वह कोई हकीकत में पंडित या पुजारी नहीं था, बल्कि वे तो एक बसिया का बेटा थे। उसका बाप कौन है उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जहाँ ये पैदा हुआ था वहाँ पर लड़कियों की इज्जत और कदर की जाती थी, क्योंकि वे पैसे कम कर देती थी।
कमा कर देती थी। वहाँ पर लड़कों को ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता था, इसीलिए जब 8 साल का हुआ तो उसे वहाँ से निकाल दिया गया। वह यहाँ वहाँ खुद ही घूमता रहा और कचरा बीनता रहा। इस तरह वह कई साल तक गुजार गया। करीबन 9 साल का था जब उसने पहली बार चोरी की थी। फिर धीरे धीरे अपने जैसे बहुत से लड़कों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। फिर शुरू होने वाली छोटी छोटी हरकतें करते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हाथ मारने लगे। उन्हें चोरी के बीच वे एक दफ़ा पकड़ा गया। जो दूसरे लड़के थे वे सब तो किसी न किसी तरह से छूट गए। ये जेल में ही रह गया। फिर वहाँ पर इसने बाकी सबको धोखा देने के लिए एक पंडित बनने के लिए शिक्षा हासिल करने का नाटक शुरू कर दिया। क्योंकि जो लोग इस तरह करने लग जाते थे तो फिर उसे काम नहीं कराया जाता था। इसीलिए काम से बचने के लिए धर्म की किताबें पढ़ने लगा। 2 साल तक जेल में रहने के बाद जब वह बाहर आया तो उसने दुनिया को दिखाने के लिए जो काम उसने शुरू किया था वे किसी हद तक उस पर असर करना शुरू कर दिया। इसीलिए उसने सोचा कि दोबारा वह चोरी के रास्ते पर नहीं जाएगा। फिर उसने अलग अलग पंडितों के साथ रहना शुरू कर दिया। इसी तरह वह वक्त गुजरता रहा। उसके बुरे कर्म को बुरा ही नतीजा होता है, इसलिए उसे सज़ा तो मिलनी ही थी। उसने एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया था, जो कि एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। चाहे मजबूरियाँ कितनी भी हो, लेकिन रिश्ते के बीच दरिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।